तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो कॉन्सेप्ट है, ये एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको थोड़ी देर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को साइड रखना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस को भी साइड रखना चाहिए। जब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़ रहे हो तो ये दोनों का जो डेटा है, ये दोनों का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, उसको यूज़ नहीं करना, उसके साथ कनेक्शन नहीं ड्रॉ करना। इसको एक स्टैंड अलोन कंसेप्ट की तरह पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को एफिशिएंट मार्केट थ्योरी भी कहते हैं। ये एक्चुअली रैंडम वॉक थ्योरी पे बेस्ड है। तो क्या कहता है ये थ्योरी? ये थ्योरी कहता है कि जो शेयर प्राइसेस हैं आर ऑलवेज ट्रेडेड एट इंट्रिंसिक वैल्यू। इस थ्योरी का ये मानना है कि जो आप IV0 P0 को कंपेयर करते आए हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, वो बेकार है। बेकार है मतलब यूजलेस है। क्यों? क्योंकि जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होती है ना, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही होती है। मतलब उसमें सारा जो कंपनी का एनालिसिस होना है, जो आपका इंडस्ट्री का एनालिसिस होना है, जो आपका इकोनॉमी का एनालिसिस होना है, वो हो चुका है और सारा इन्फॉर्मेशन उस प्राइस के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब अगर उसका प्राइस 120 चल रहा है तो 120 उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी है, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, और उसकी एक्चुअल प्राइस भी है। इसका मतलब ऑलवेज IV0 विल बी इक्वल टू P0 एंड सिंस IV0 P0 के बराबर है, ER और RE सेम हो जाएंगे। ER यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और RE यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न। ये ER और RE हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो ER और RE बराबर है, मतलब जितना रिटर्न मुझको चाहिए उतना रिटर्न मुझे मिल रहा है, और P0 एंड IV0 इक्वल, यानी कि जितना प्राइस मैं पे कर रहा हूँ उतना ही मुझे पे करना चाहिए। तो कुल मिला के इसका बोलने का तात्पर्य यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस नॉट एप्लीकेबल। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से यूजलेस है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बार IV0 P0 के बराबर होगा। तो जो आप सोचते हैं, जो आप डिसीजन टेबल सोचते हैं कि IV0 मोर देन P0 है तो मुझे बाय कर लेना चाहिए, IV0 इज लेस देन P0 तो सेल कर देना चाहिए, IV0 अगर P0 के बराबर है तो होल्ड करके चलना चाहिए। तो जो अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हो, ये तब ले पाते हो जब आप ये मानते हो कि IV0 एक अलग चीज़ है और P0 एक अलग चीज़ है। जब आप ये चीज़ भूल जाओ कि दोनों अलग चीज़ है, तो फंडामेंटल एनालिसिस का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इस थ्योरी की पहली बात तो ये मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस नॉट एप्लीकेबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट। साथ साथ ये थ्योरी ये भी कहती है कि देयर इज अ नो कनेक्शन बिटवीन पास्ट स्टॉक प्राइसेस एंड प्रेजेंट और फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस। मतलब मतलब ये जो स्टॉक प्राइसेस हो चुकी हैं और जो अभी स्टॉक प्राइस चल रही है, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और ये कनेक्शन नहीं है तो आने वाली जो प्राइसेस होंगी ना, उनका भी इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई ग्राफ किसी अगर ऐसे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या स्ट्रेट जा रहा है, तो वो अपने आप जा रहा है। यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ट स्टडी नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई पैटर्न स्टडी नहीं कर सकते। कुल मिला के कहना चाह रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस भी एप्लीकेबल नहीं है। जो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हो, वो क्यों कर पाते हो? वो इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप एक बिलीफ रखते हो कि जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो कोई ना कोई ट्रेंड फॉलो करती हैं या पैटर्न फॉलो करती हैं, और कभी ना कभी वो रिपीट होती हैं, यानी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो कि हमने टेक्निकल एनालिसिस में प्रिंसिपल्स में पढ़ा था। तो इनका मानना है टेक्निकल एनालिस्ट का कि ट्रेंड तो फॉलो होता है, यानी कि प्राइस ऑफ द स्टॉक जो है वो कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड मूवमेंट है। अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या नो ट्रेंड है। बट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी कि एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का ये मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब मतलब टेक्निकल एनालिसिस भी एप्लीकेबल नहीं है। जब ऐसा बोला जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि द शेयर प्राइसेस आर ऑलवेज ट्रेडेड एट इंट्रिंसिक वैल्यू, और टेक्निकल एनालिसिस भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है स्टॉक प्राइस का प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बीच में, तब कहा जाता है कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट है। दिस इंप्लाइज दैट द मार्केट इज एफिशिएंट और एफिशिएंट मार्केट। तो जहाँ कहीं भी आप एफिशिएंट मार्केट वर्ड देखेंगे, उसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस इज नॉट एप्लीकेबल, ऑल्सो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। सिंस मार्केट एफिशिएंट है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कितना एफिशिएंट है।
कितना एफिशिएंट मतलब मार्केट की जो एफिशिएंसी है उसका लेवल कितना है। तो इस हाइपोथेसिस यानी कि इस थ्योरी के हिसाब से 3 लेवल बताए गए हैं मार्केट एफिशिएंसी के। पहला है वीक फॉर्म एफिशिएंसी, दूसरा है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी और तीसरा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। पहला वीक फॉर्म एफिशिएंसी यानी कि मार्केट की एफिशिएंसी वीक फॉर्म तब होती है जब प्राइस के अंदर में पास्ट प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन डले होते हैं। मतलब जो भी पास्ट में स्टॉक प्राइसेस हो चुकी हैं उनका जो कारण था, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी अवेलेबल है और वो अप्लाई हो चुकी हैं। जब ऐसा होगा तो प्राइस जो होगी वो वीक फॉर्म एफिशिएंसी में रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट है बट थोड़ा वीक एफिशिएंट है, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा इसमें शामिल नहीं हो पाया है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बोलेंगे सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, जब पास्ट की प्राइस रेट इंफॉर्मेशन भी है और अदर पब्लिक इंफॉर्मेशन भी उसमें शामिल है, यानी कि पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है, जो न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है, जो अलग अलग कंप्लाइंसेस के कारण जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को और बाकी रेगुलेटर्स को, तो वो सब इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद जो प्राइस आई है वो प्राइस सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट मार्केट में है, यानी कि जो मार्केट है वो सेमी स्ट्रॉन्ग है। और आखिरी में आता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी का मतलब होता है ऐसा मार्केट जहाँ पे जो स्टॉक की प्राइसेस हैं उसमें पास्ट डेटा यानी कि जो हो चुका है उसका इंफॉर्मेशन भी शामिल है, सारा का सारा पब्लिक इंफॉर्मेशन भी शामिल है और सारा का सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी शामिल है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी शामिल है मतलब किसी कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है, कौन से अग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं, कौन से डिस्कशंस हुए जा रहे हैं, कौन सी मीटिंग्स हुई जा रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, ये सब बातें भी पूरा अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये निकला कि जो प्राइस निकल के आ रहा है स्टॉक प्राइस मार्केट में 120 रुपये 130 रुपये, उसमें क्या क्या शामिल है, उसमें जो जो प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो तो सब शामिल है, पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है वो भी इसमें शामिल है, और साथ में प्राइवेट डेटा यानी कि जो एमडी लोग, सीई लोग, सीएफओ लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन लोगों को पता है और वो स्टॉक प्राइस में आ चुका है। तो 125 में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो छुपी हुई है जो उसको अफेक्ट करेगी, और उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, यानी कि मार्केट एफिशिएंट तो है और बहुत ज़्यादा लेवल पे एफिशिएंट है, यानी कि फंडामेंटल भी एप्लीकेबल नहीं है और टेक्निकल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 अलग अलग लेवल होते हैं मार्केट एफिशिएंसी के। थ्योरेटिकली इन चीज़ों को वेरीफाई किया जा सकता है कि मार्केट वीक है, कि मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग है, कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। तो हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली वेरीफाई करना वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, कि ऐसा एनालिसिस करके बताना कि मार्केट वीक फॉर्म है या नहीं है। इसके लिए 3 टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक होता है सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, एक होता है रन्स टेस्ट और एक होता है फिल्टर रूल्स टेस्ट। ठीक है, अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि मार्केट वीक फॉर्म है या नहीं है। हम डिस्कस करेंगे रन्स टेस्ट। रन्स टेस्ट में मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसके अंदर मैं अलग अलग कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ की है। इस ग्राफ में आप देखोगे तो दो जगह रिजेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजेक्शन लिखा है, यहाँ रिजेक्शन लिखा हुआ है। ये एरिया रिजेक्शन वाली एरिया है, ये एरिया रिजेक्शन वाली एरिया है। इस तरफ लोअर लिमिट लिखा हुआ है और इस तरफ अपर लिमिट लिखा हुआ है। मतलब अपर लिमिट के इस तरफ रिजेक्शन का एरिया है और लोअर लिमिट के इस तरफ रिजेक्शन का एरिया है। जो बीच का एरिया है वो एक्सेप्टेंस रीजन है जो कि ग्रीन में लिखा हुआ है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है म्यू। ये जो साइन बना हुआ है जो यू जैसा दिख रहा है इसे म्यू कहा जाता है, म्यू, एम यू, म्यू, जिसका मतलब मीन होता है, मीन वैल्यू यानी कि एवरेज वैल्यू। ठीक है, फिर ऊपर में कहीं आपको इस सिग्मा का साइन दिख रहा है, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने ये देखा है, तो ये हो गया सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक आर लिखा हुआ बीच में ब्राउन कलर में, आर। आर का क्या सिग्निफिकेंस है? आर का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आई लाइज हियर, मतलब इफ आर लाइज इन द एक्सेप्टेंस रीजन, दैट इज इन एक्सेप्टेंस रीजन, मार्केट हैज़ वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी।
मतलब मार्केट का जो एफिशिएंसी है वो वीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा शामिल नहीं हो पाया है। कौन कौन सा डेटा? तो पब्लिक इंफॉर्मेशन शामिल नहीं हो पाया है और प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी शामिल नहीं हो पाया। तो रिटर्न्स कैनॉट बी अर्नड विथ सर्टेनिटी, मतलब कुछ कह नहीं सकते कि रिटर्न्स कितना कमा पाएंगे सर्टेनिटी के साथ। अब अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने कोशिश की है कि अलग अलग टर्मिनोलॉजीज को अलग अलग कलर से लिखूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि सब अलग अलग है। यानी कि लोअर लिमिट को मैंने रेड में लिखा है, अपर लिमिट को मैंने ब्लू में लिखा है, म्यू यानी कि मीन को पिंक में लिखा है और सिग्मा को पर्पल में लिखा है, क्योंकि आगे चल के हम ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सिंस आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अलग अलग कलर मैंने यूज़ किए हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के लिए। अब स्टेप्स क्या फॉलो करना है, तो स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे N1। N1 का मतलब है नंबर ऑफ प्लस प्राइस राइज। मतलब ये कि अगर स्टॉक की प्राइस है 120 और 120 के बाद अगले दिन हो जाती है 130, मतलब 120 से 130 हो गई, यानी कि प्राइस राइज हो गया, तो इसको हम कहेंगे प्लस हो गया। फिर क्या हुआ, 130 से वो 125 हो गया अगले दिन, तो क्या हुआ, लेस हो गया, मतलब उसको कहेंगे माइनस। तो जब जब प्राइस बढ़ेगी, आज और कल की क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे, और जब जब प्राइस बढ़ेगी तो बोलेंगे प्लस, और जब जब प्राइस घटेगी तो बोलेंगे माइनस, और ऐसा गिनती करेंगे। तो नंबर ऑफ प्लस टोटल करेंगे कि कितनी बार प्लस हुआ यानी कितनी बार प्राइस राइज हुआ, उसको N1 बोलेंगे, और जितनी बार प्राइस गिरा उसको माइनस बोलेंगे, और माइनस की गिनती करके टोटल करेंगे तो N2 आ जाएगा। तो N1 आ गया, N2 आ गया। फिर R निकालेंगे। R क्या, तो जो ब्राउन कलर में था ऊपर, जिसको हमको चेक करना है कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करता है कि नहीं करता। R क्या होता है, तो R होता है नंबर ऑफ चेंजेस। नंबर ऑफ चेंजेस का मतलब कितनी बार प्लस से माइनस हुआ और कितनी बार माइनस से प्लस हुआ, मतलब चेंज आया। जैसे कि शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते जा रहा है, जैसे एक बार गिरा, तो ये जो एक बार गिरा ना फिर बढ़ते गया, तो एक बार जो गिरा उसको बोलेंगे 1, मतलब R की वैल्यू तो 1 आएगी। ऐसा कितनी बार हो रहा है उसको टोटल करेंगे और टोटल R की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या क्या कवर है, इसमें प्लस से माइनस भी कवर है और माइनस से प्लस भी कवर है। साथ में आपको जो पहली डेटा की वैल्यू है उसको भी इंक्लूड करके चलना है। मतलब अगर आपके पास 10 दिन का डेटा दिया हुआ है तो पहला दिन जो होगा उसको तो इंक्लूड करना है अलग से, और उसके आगे के चेंजेस को कैलकुलेट करना है और टोटल करना है, जिससे आपकी R की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले N1 निकालेंगे, फिर N2 निकालेंगे, फिर R निकालेंगे। उसके बाद म्यू और सिग्मा निकालेंगे। म्यू यानी कि मीन, मीन का फॉर्मूला है 2N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस 1, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है रूट ओवर म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 2 अपॉन N1 प्लस N2 माइनस 1। तो म्यू का एक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे, सिग्मा का एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दो डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, एक रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 प्लस N2 माइनस 1, और दूसरा अल्फा। अल्फा का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि DF और अल्फा हमको T निकालने में हेल्प करेंगे। T एक्चुअली में एक वैल्यू होती है जो कि T डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आती है, T डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आती है, जो कि निकलती है इंटरसेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि DF यानी कि ये, और अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको कहा जाता है T की वैल्यू। DF यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये किसके पार्ट हैं, ये T डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के पार्ट है, और इनका जो इंटरसेक्शन होगा उसकी वैल्यू आएगी T। T क्यों निकालेंगे, T इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए हेल्प करेंगे। लोअर लिमिट का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस टी इंटू सिग्मा, और अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस टी इंटू सिग्मा। तो फर्क आपको दिख गया होगा, लोअर लिमिट में माइनस किया जाता है, अपर लिमिट में प्लस किया जाता है। तो म्यू में अगर प्लस कर देंगे टी इंटू सिग्मा तो आ जाएगी अपर लिमिट, और म्यू में अगर माइनस कर देंगे टी इंटू सिग्मा तो आ जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट।
फिर आपको चेक करना है आर की वैल्यू को कि वो एल एल एंड यू एल के बीच में लाई करती है कि नहीं, यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है कि नहीं। अब इतना कुछ सुन के बहुत भारी लग रहा होगा कि ये क्या बोला जा रहा है N1 N2, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन जब एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने बैठेंगे उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ याद करने का। शॉर्टकट ये है कि फ्लो ये फॉलो करना है, N1 N2 R म्यू सिग्मा T LL UL। तो अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, याद करेंगे, तो आपकी सारी वैल्यूज, सारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। N1 N2 R म्यू सिग्मा T LL UL। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज गिवन बिलो। 1 अक्टूबर को सेंसेक्स की वैल्यू 2800 बहुत आगे बढ़ी और 31 अक्टूबर को 3260 हो गया। तो पूरे महीने का डेटा दिया हुआ है, तो इस पूरे महीने के जो सेंसेक्स की वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करेंगे N1 N2 R म्यू सिग्मा T और LL UL निकालने में। You are required to test the weak form of efficient market hypothesis by applying the run test at 5% and 10% level of significance. 5% level of significance and 10% level of significance, मतलब level of significance होता है अल्फा, तो 5% अल्फा की वैल्यू दी हुई है और 10% भी अल्फा की वैल्यू दी हुई है। Following value can be used. Value of t at 5% is 2.101 at 18 degrees of freedom, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि DF। तो 18 अगर DF की वैल्यू है और 5% अल्फा की वैल्यू है तो T की वैल्यू आएगी 2.101। दूसरा, वैल्यू ऑफ T एट 10% इज 1.734 एट 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि अगर DF की वैल्यू 18 है और अल्फा की वैल्यू 10% है तो 1.734 T की वैल्यू है। तो तो DF की वैल्यू 20 दी हुई है, मतलब 4 वैल्यू ऑफ T निकाल के दिया हुआ है, 4 वैल्यूज ऑफ T दिया हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे N1 N2 R म्यू सिग्मा T LL UL। तो इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ है। अब देखिए 2800 से स्टार्ट किए और अगले दिन, मतलब एक दिन छोड़ के 3 अक्टूबर को उसकी वैल्यू दी हुई है 2780, मतलब 2800 पे था सेंसेक्स, गिर गया और हो गया 2780, मतलब प्राइस फॉल। और जब प्राइस फॉल होगा तो उसको हम बोलेंगे माइनस। अगला है 2780 से 2795, यानी कि बढ़ गया तो बोलेंगे प्लस। फिर 2795 से 2830 और बढ़ गया तो बोलेंगे प्लस। तो इस तरह के माइनस निकालते जाएंगे और इस तरीके से प्लस निकालते जाएंगे। जो पहला वाला है वो ब्लैंक रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का डेटा नहीं दिया हुआ है, ये बताने के लिए कि प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, तो वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, वो ब्लैंक होगा। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी यानी कि 1 अक्टूबर 2007 की, वहाँ पे ब्लैंक रहेगा, वहाँ पे कुछ नहीं डाल सकते और उसको 1 गिनेंगे, आर के लिए 1 गिनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने माइनस निकालते गया और इस तरीके से मैं प्लस निकालते गया। जब मैंने सारे के सारे N1 निकालने की कोशिश की, यानी कि सारे के सारे प्लस को टोटल किया तो 11 आया फिगर, और सारे के सारे N2 को देखा यानी कि सारे के सारे माइनस को देखा तो वैल्यू आई 8। और R की वैल्यू, तो R की वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ प्राइस चेंजेस। तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहला वाला तो ब्लैंक है, तो इसको तो 1 गिनना पड़ेगा, उसको मैंने 1 गिना। उसके आगे बढ़ा, माइनस से वैल्यू प्लस होगी तो इसको बोला सेकंड, फिर प्लस से माइनस हो गया तो बोला 3। चेंज जितना होते जा रहा है नंबर देते जा रहा हूँ, तो प्लस से माइनस हुआ तो थर्ड, माइनस से प्लस हुआ तो 4, फिर यहाँ तक प्लस 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 चला, फिर यहाँ पे प्लस से माइनस हुआ तो 5, फिर माइनस से प्लस हुआ तो 6, प्लस से माइनस हुआ तो 7, और यहाँ पे जाके लास्ट में माइनस से प्लस हुआ तो 8। तो 8 बार चेंज हुआ, क्या बोला मैंने, 8 टाइम्स चेंज हुआ, मतलब 7 टाइम्स तो चेंज हुआ दिख रहा है। और फर्स्ट वाला हम स्टार्टिंग के डेटा यानी कि 1 अक्टूबर का लेंगे तो 7 + 1 यानी कि 8 आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो N1 आपका 11 है, N2 आपका 8 है
और आर आपका भी 8 है। म्यू निकाल लेंगे, म्यू का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 2n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस 1, तो म्यू का वैल्यू आएगा 10.26। सिग्मा निकाल लेंगे, तो सिग्मा का वैल्यू होगा म्यू माइनस 1 इंटू म्यू माइनस 2 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1 का रूट ओवर, तो सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 2.06। तो हमारा n1 आ चुका है, n2 आ चुका है, r आ चुका है, म्यू आ चुका है, सिग्मा आ चुका है। अब t निकालना है। अब t के लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। t के लिए तो हमको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा यूज़ करेंगे, तो मैंने बताया था n1 प्लस n2 माइनस 1 वाला, तो 11 प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है। इस क्वेश्चन के लिए मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है और 18 पे मेरे को 2 टी की वैल्यू दी हुई है। 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 2 टी की वैल्यू दी हुई है और अब 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरीके से मेरा प्लॉट होगा टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम 18 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की 2 वैल्यू दी हुई है, एक 5%, एक 10%। 5% में टी का वैल्यू होता है 2.101 और 10% में टी का वैल्यू होता है 1.734। तो पहले टी का वैल्यू 2.101 लेके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आर जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में आता है कि नहीं आता, और फिर 10% वाले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी का वैल्यू लेंगे 1.734 और फिर से चेक किया जाएगा। तो टी पहले 2.101 लिए, एल का फॉर्मूला लगाया म्यू माइनस टी इंटू सिग्मा, तो आया 5.932। फिर यूएल निकाले, अपर लिमिट म्यू प्लस टी इंटू सिग्मा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 2.101 लिया है, यहाँ पे भी 2.101 लिया है टी की वैल्यू, बाकी फॉर्मूला तो सेम है। तो इसकी वैल्यू आई 14.588। फिर मैंने प्लॉट किया तो पता चला कि एल जो है वो 5.932 है और यूएल 14.588 है। तो आर की वैल्यू देखेंगे तो 5.9 और 14.5 के बीच लाई करती है। आर की वैल्यू जो 8 है न्यूमरिक वैल्यू, वो 5.9 और 14 के बीच में लाई करती है, क्योंकि 8 जो है 8 वो 5.9 से बड़ा है और 14.58 से कम है, तो बीच में लाई करता है, यानी कि एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करता है। अब टी की वैल्यू 1.734 लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एल का फॉर्मूले 1.734 लिया और यूएल में भी 1.734 लिया, तो एल की वैल्यू आई 6.688 और यूएल अपर लिमिट आई 13.832। यहाँ पे भी जब आप प्लॉट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करता है आर। क्यों? क्योंकि जो 8 है 8, ये जो 8 है आर की वैल्यू वो 6.6 से बड़ी है लेकिन 13.832 से छोटी है, तो बीच में लाई करेगा एक्सेप्टेंस रीजन में। यानी कि मार्केट शोज वीक फॉर्म एफिशिएंसी, क्योंकि दोनों केसेस में ऐसा हो रहा है कि आर जो है वो लाई कर रहा है एक्सेप्टेंस रीजन में। एक्सेप्टेंस रीजन यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में। इसी के साथ खत्म होता है आपका सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर। तो जैसा कि सिक्योरिटी एनालिसिस का चैप्टर खत्म हो चुका है, अब हम इसके इंडेक्स की बात करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने बेसिक्स देखे कि सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा होता है, सिलेक्शन और सिक्योरिटीज़, यानी कि मार्केट गए और कुछ पसंद आई सिक्योरिटी उसको सिलेक्ट कर लिया, वो जो प्रोसेस पूरा का पूरा हुआ उसे कहा जाता है सिक्योरिटी एनालिसिस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर हमने अप्रोचेस देखे। पहला अप्रोच देखा था फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के एजम्पशंस देखे, क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। फिर कंपनी एनालिसिस करना पड़ता है, इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़ता है और इकोनॉमी एनालिसिस करना पड़ता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में। ये 3 चीज़ करनी पड़ती है। फिर हमने देखा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस से ही इंट्रेंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया, IV0 का कॉन्सेप्ट आया, और यही IV0 हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, तो प्राइस डिसीजन टेबल। फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा। टेक्निकल एनालिसिस के मेजरली चीज़ें क्या क्या देखी, तो मेजरली हमने देखा एजम्पशंस क्या क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं और डिसीजंस कैसे लिए जाएं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, जिसमें मेजरली हमने देखा
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, फिर हमने देखा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, उसमें लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी देखा हमने, और उसमें से वन ऑफ द लेवल को डिस्कस किया, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, जिसे वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस ऐसे भी बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर था सिक्योरिटी एनालिसिस का। एक बात मुझे आपसे कहनी है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब अलग अलग स्टैंड अलोन है। जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप अपना एक बिलीफ लेके जाते हैं। बिलीफ यानी कि आप किस चीज़ पे बिलीफ रखते हैं। मतलब अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि हाँ, कंपनी के फाइनेंशियल्स इंपॉर्टेंट हैं, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसा है, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार, ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब बातें ज़रूरी हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़िए और उसको यूज़ करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि ट्रेंड फॉलो होगा, मुझे चार्ट्स पढ़ना है, मुझे देखना है कि अलग अलग थ्योरीज क्या दी हुई है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस की, कैसे लोग पता कर पाते हैं कि हाँ ट्रेंड फॉलो हो रहा है, कैसे लोग ये बता पाते हैं कि बाय सिग्नल कहाँ है, सेल सिग्नल कहाँ है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और उसको यूज़ करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आप रैंडम तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी सही नहीं होता और कोई भी गलत नहीं है। शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस एकदम से करेक्ट है और टेक्निकल रॉन्ग है, ऐसा भी नहीं है। टेक्निकल एकदम से करेक्ट है, फंडामेंटलिस्ट रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। हर किसी की अपने बिलीफ हैं, हर किसी के अपने बिलीफ पॉइंट्स हैं, हर कोई अलग अलग चीज़ पे बिलीव करता है, इसलिए हर कोई अलग अलग एनालिसिस कर सकता है। मार्केट इज़ ओपन टू एवरीवन। आपको जो माइंड लगाना है लगाइए, आपको जैसा दिमाग लगाना है लगाइए, आपके जो बिलीफ है, assumptions है, आप उसको कैरी कीजिए और उस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो जो शेयर मार्केट है वो हर किसी के लिए ओपन है, यानी कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, खुली छूट है। टेक्निकल एनालिसिस लगाना चाहे तो खुली छूट है, कुछ और नया दिमाग लगाना चाहे तो खुली छूट है। इसमें कोई भी सही, कोई भी गलत नहीं होता। हमारे कोर्स में हमें अलग अलग तरीके का नॉलेज दिया जा रहा है, फिर ये हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है। थैंक यू।